अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉ गेट पास्ट पेपर्स पे है और आज लॉ गेट पास्ट पेपर्स में मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ के वो 5 सवालात शेयर करने वाली हूं जो कि 25 मई 2025 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट में मौजूद थे। वैसे आपको पता है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ का जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, यानी कि 10 नंबर का पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आते हैं, 5 नंबर के लीडिंग केसेस से और फिर 5 नंबर के इंटरनेशनल लॉ से आते हैं। अगर इंटरनेशनल लॉ की मैं बात करूं तो ये जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें 2 सब्जेक्ट शामिल हैं, यानी कि आपको यूएनओ चार्टर भी मुकम्मल पढ़ना पड़ता है और आईसीजे का जो स्टैट्यूट है वो भी आपको मुकम्मल पढ़ना पड़ता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो एग्ज़ामिनर है वो 2 सवालात दे देता है आईसीजे में से और 3 सवालात दे देता है यूएनओ में से, ठीक है। इसी तरह 3 सवालात जो हैं आईसीजे से आ जाते हैं और 2 सवालात यूएनओ से आ जाते हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हम आईसीजे को छोड़ दें तो सिर्फ यूएनओ कर लें तो क्या हमारा लॉ गेट का ये जो सब्जेक्ट है ये मुकम्मल हो जाएगा, तो ये उनके लिए था कि जी नहीं, आप इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट छोड़ेंगे तो 2 या 3 नंबर आप मिस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए टिप ये है कि आप एक तो ये पास्ट पेपर्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से देखें, उसमें जो आर्टिकल शामिल है वो मुकम्मल करें और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप याद रखेंगे तो ये जो आपका सिलेबस है इंटरनेशनल लॉ का ये काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा और लॉ गेट में भी आप इस सब्जेक्ट में से 4 से 5 नंबर आसानी से ले जाएंगे। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आपको जो इंटरनेशनल लॉ है वो मुकम्मल करना पड़ेगा ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें और मुझे उम्मीद है कि इससे जो भी आपके सवालात थे या जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई होगी। अब हम बात करते हैं उन सवालात की जो कि 25 मई 2025 के लॉ गेट में शामिल थे। सबसे पहला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल 23(2) में से और 23(2) यानी कि 23 आर्टिकल था उसका सब पार्ट 2, ठीक है, सब आर्टिकल 2 में से पूछा गया था। एज पर आर्टिकल 23(2) ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर्स, ठीक है। अगर ये सवाल आप देखते हैं तो कॉमन सा सवाल है, ठीक है। अगर हमें ये पता हो कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं तो ये कोई इतना मुश्किल सवाल है नहीं। तो ये समझाने का मकसद यही है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये कन्वे करना चाह रही हूँ कि जो सवालात पूछे जाते हैं वो जनरल नौयत के ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट दे के पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बहरहाल इसके जो ऑप्शन हैं वो है A1, B2, C3, D5 और इसका जो राइट आंसर है वो B है 2। इंटरनेशनल लॉ में से जो दूसरा सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था आईसीजे में से और आईसीजे के आर्टिकल 3(1) में से ये सवाल पूछा गया था। अब आपको आर्टिकल का पता चल गया, सब आर्टिकल का भी पता चल गया, इसके अलावा भी इसमें इस आर्टिकल में शामिल होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। आपने क्या करना है, ये सवाल और साथ में किताब खोल के जो बाकी का पार्ट है वो भी आपने मुकम्मल पढ़ना है, तभी आपकी तैयारी मुकम्मल होती है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, एज पर आर्टिकल 3(1) ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स, नो 2 ऑफ whom मे बी द नेशनल्स ऑफ द सेम स्टेट, ठीक है। ये स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है लेकिन हमने ये देखना है कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। इस सवाल में हमसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके कितने मेंबर्स होते हैं, उसकी तादाद बताएं, ठीक है। नीचे जो ऑप्शन हैं वो हैं A5, B9, C12, D15। अगर किसी ने टू दी पॉइंट तैयारी की हो और सिर्फ उसने इतना याद रखा हो जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कंसिस्ट करती है 15 मेंबर्स पे, तो उसको पता चल जाएगा कि जो D ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि 15 ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मैं आपको साथ साथ तैयारी का तरीका भी बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपकी एक तो टाइम बच जाएगा, टू दी पॉइंट तैयारी होगी, दूसरा आपको कभी भी जो ऑप्शंस हैं वो भूलेंगे नहीं। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल 6 में से और इसकी स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल 6 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर
a member of the United Nations which has persistently violated the principles contained in the present charter may be expelled from the organization by the General Assembly upon the recommendation of the dash। ठीक है, देखें यूनाइटेड नेशंस चार्टर में जो मोस्टली जिक्र हुआ है वो हुआ है जनरल असेंबली का और फिर सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, अगर इस सवाल को हम देखें तो यहाँ पे जनरल असेंबली का जिक्र आ चुका है, तो पीछे क्या बचता है, वो बचता है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जनरल असेंबली की रिकमेंडेशन पे तो नहीं एक्सपेल करना ना। ठीक है, तो पीछे क्या बच गया, सिक्योरिटी काउंसिल, और वो कहाँ है, वो ऑप्शन डी में है। लेकिन इसके मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ। ए यूएनओ स्टाफ कमेटी, बी मेंबर स्टेट्स, सी सेक्रेटरी जनरल, डी सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आप सिर्फ इसके ऑप्शन भी देख लें तो भी आपको पता चलेगा कि ये जो तीनों ऑप्शन है ये रेलेवेंट नहीं है और ऑप्शन डी रेलेवेंट है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है डी सिक्योरिटी काउंसिल। अगला सवाल पूछा गया है यूनाइटेड नेशंस चार्टर आर्टिकल 15(2) में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 15(2) ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर द डैश शैल रिसीव एंड कंसीडर रिपोर्ट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और इसके ऑप्शन है ए जनरल असेंबली, बी सेक्रेटरी जनरल, सी सिक्योरिटी काउंसिल, डी स्टाफ कमेटी। ठीक है, ये जो सवाल है इसका जवाब ए है जनरल असेंबली। अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बता देती हूँ कि हमें कैसे पता चला कि इसका जो सवाल है वो जो जवाब है वो ए है जनरल असेंबली। देखें, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो काम किसके अंडर करता है, वो करता है जनरल असेंबली के अंदर। जितने भी बाकी इदारे हैं जिनका भी जिक्र किया गया है यूएनओ चार्टर में, वो जो काम करते हैं वो करते हैं जनरल असेंबली के अंदर। ठीक है, तो जनरल असेंबली एक ऐसा इदारा है जो तमाम इदारों को अपने अंदर समोए हुए है। और हमसे सवाल क्या पूछा गया है, हमसे सवाल ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है यूएनओ का जो रिसीव करेगा, कंसीडर करेगा रिपोर्ट्स दूसरे ऑर्गन से, दूसरे अदारों से। ठीक है, तो इसका कॉमन सा जो जवाब होगा वो जनरल असेंबली होगा, क्योंकि जनरल असेंबली एक जो है आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इदारा है जो हर चीज़ अपने अंदर कलेक्ट किए हुए है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो इसका कॉमन सेंस से जो जवाब बनेगा वो ए बनेगा, ना तो सिक्योरिटी काउंसिल बनता है। बाकी जो सेक्रेटरी जनरल है, स्टाफ कमेटी है, वो इररेलेवेंट से हैं, उनका इसके साथ कोई मैच बनता नहीं है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, ए, और ए ही इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल और आखिरी सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल 21(1) में से, और ये है आईसीजे का, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 21(1) ऑफ स्टेट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि आईसीजे, द कोर्ट शैल इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर डैश ईयर या ईयर्स। ठीक है, या तो साल के लिए होगा या सालों के लिए होगा, पूछा है कितने सालों के लिए, और ये भी देख लें कॉमन सा सवाल है। और इसके जो ऑप्शन है वो हैं A1, B3, C5, D6, और इसका जो राइट आंसर है वो है 3 ईयर्स। ठीक है, 3 सालों के लिए जो आईसीजे है वो अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है। अगर ये भी आपने टू दी पॉइंट तैयारी की हो तो आपको आसानी से आता हो इसका जवाब भी। ठीक हो गया, तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने लॉ गेट में आने वाले 5 सवालात और उसके साथ वो मेथड, वो ट्रिक देखी है, वो ट्रिक सीखी है जिसके ज़रिए विद इन अ मिनट हम ये जान सकते हैं कि जो लॉ गेट में सवाल पूछा गया है उसका राइट ऑप्शन, उसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, एक और अहम बात, मैं आपको हर दफ़ा लेक्चर में ये ट्रिक नहीं बताऊँगी क्योंकि ये एक ही दफ़ा बताने वाला मेथड होता है। अब इसको आपने अपने तरीके से इन्हांस करना है, अपने तरीके से मोल्ड करना है, जैसे आपको बेहतर लगे आपने उसको याद कर लेना है और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। लॉ गेट को पास करने का कोई शॉर्टकट कुलिया नहीं है, हाँ सिवाय इसके कि बेशक आपने थोड़ा तैयार किया हो, मुकम्मल सिलेबस आपने ना तैयार किया हो, थोड़ा तैयार किया हो, लेकिन जो आपने सिलेबस तैयार किया हो उसके ऊपर आपकी मुकम्मल कमांड हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रट्टा मारा है और आप जो है लॉ गेट पास कर जाएंगे। देखें, रट्टा मारने से लॉ गेट कम लोग पास करते हैं, ये नहीं है करते नहीं हैं, लेकिन कम लोग पास करते हैं। तो बेहतर है समझ के अच्छे तरीके से टू दी पॉइंट तैयारी करें, लेकिन जो तैयारी करें वो आपको मुकम्मल तौर पे आती हो, याद हो।
तो जब आप रिवाइज़ करने के लिए किताब खोलें तो आपको सिर्फ दोहराना पड़े, ना कि आपको दोबारा से याद करना पड़े। ठीक है, तो 25 मई 2025 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट में ये सवालात पूछे गए थे, इनको अपनी तैयारी का हिस्सा बनाना है। साथ में जो आर्टिकल्स हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे आपने एक दफ़ा पढ़ना है। तो इंशाल्लाह अगले लॉ गेट टेस्ट में आपको इंटरनेशनल लॉ के हवाले से कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह।